Hello students and welcome to our channel Talent Academy. Myself Sonal and today आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे वो है क्लास 8 का केमिस्ट्री का। ये आपका पहला चैप्टर होगा सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है। सो इट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स में से आता है केमिस्ट्री का, जो कि सेकेंड टर्म में आपका मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये आपके सेकेंड टर्म में आएगा। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है, बहुत ही हार्ड कंसेप्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें कि मैम समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आता ये क्या है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, कुछ छोटे मोटे थोड़े कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे और वो समझने के बाद यू गाइज विल बी रेडी टू गो, ठीक है। तो ये चैप्टर है सीबीएसई के लिए केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले फॉर द ईज ऑफ लर्निंग, एक्चुअली में चैप्टर में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, उसमें अच्छे से टॉपिक्स डिवाइड करके दिया है, बट फॉर द ईज ऑफ लर्निंग और हम लोग को अच्छे से समझ में आए कि आखिर चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो आई हैव कैटेगराइज द चैप्टर इन 4 पार्ट्स। एक्चुअली में चैप्टर में ये सब कंटेंट है, बस पार्ट्स में कैटेगराइज नहीं किया, बट हम लोग अपने समझने के लिए इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला पार्ट जो होगा वो हम लोग का इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। इसमें ये बेसिकली एक रिविजनरी पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नया पढ़ना है या कोई नया कंसेप्ट है, नहीं। इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट और रिविजनरी पार्ट, ठीक है, जो कि जिसमें आपको प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिनरल्स, ओर्स, इन सब के बारे में बात करना है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके 7 के साइंस के चैप्टर 3 जो था उसमें दिया हुआ था। उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को यहाँ जानना होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा वो। नेक्स्ट है पार्ट 2 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो आपके पार्ट 2 में दिया है। मेजर पोर्शन चैप्टर का इसमें कवर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसे इनबिल्ट क्वालिटीज़, ऐसे इनबिल्ट बिहेवियर्स मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, वो क्या हैं, वो हम लोगों को यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखना है। एंड लास्ट, बहुत ही ईजीएस्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट, 1 पेज का पार्ट, फिनिश, यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, उनके यूजेस जो हैं वो हम लोग 4th पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहला पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट या रिविजनरी पार्ट जैसे बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर मिनरल्स क्या है, ओर क्या है, और एक वर्ड और लिख रहा है हम लोग को मेटलर्जी। ये मेटलर्जी क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे, ये मेटलर्जी वर्ड क्या है और क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें क्या प्रोसेसेस हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस, ये मैटर का क्लासिफिकेशन तो हम लोग पहले भी देखे हैं, चैप्टर 3 जो आपका जैसे मैंने बताया उसमें था, तो मैटर क्लासिफिकेशन पहले भी हम लोग किए हैं। ये मैटर जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है प्योर सब्सटेंसेस, एक है मिक्सचर्स। मिक्सचर वाला पार्ट हम लोग को फिलहाल इस चैप्टर में कवर नहीं करना है, बट फॉर द बेसिक नॉलेज आपको ये दिया हुआ है तो उसको कट नहीं लगाते हैं, रहने देते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर का पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ये पढ़ा हुआ चीज़ है, थोड़ा सा और होगा तो उसके बारे में नहीं। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट शुरू होता है जो कि आपका है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये तो हम लोग को पता है कि जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। 2 कंसेप्ट है, एक है एटम्स का और एक होता है मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या आता है कि मैम दोनों तो प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो डिफरेंस क्या है एलिमेंट और कंपाउंड में। तो यहाँ 2 चीज दिखा आपको, एक दिखा एटम्स और एक दिखे मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम्स आपको दिख रहा है, जब बहुत सारे एटम्स A+A मतलब कोई भी चीज के बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट को बनाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्लू ब्लू ब्लू, ये एक एक एटम है, ये एक एक एटम कंबाइन हुआ है तो आपका एलिमेंट फॉर्म किया है, ठीक है। पर कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हम लोग वाटर, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये चीज, तो क्या ये जो है एक रेड है और 2 ब्लू ब्लू चीजें आपको दी गई हैं, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स और मे बी डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो लोग अब सेम मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। वही चीज है प्योर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इन द सेंस व्हाट, एटम्स जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, और
मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये आपके प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे दोनों। ये यहाँ पे ये जो कंसेप्ट में है यही सेम चीज़ आपको जो समझा है वही लिखा हुआ है। एलिमेंट्स क्या है? तो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। फोकसिंग वर्ड इज व्हाट ओवर हियर इज एटम्स। यहाँ पे एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो सेम काइंड के हैं जब वो कंबाइन होंगे तो जाकर के आपका कंपाउंड्स बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये चीज़ें हैं जो कि आपका पहले भी था। अभी आपको ये कंसेप्ट ब्रश अप कर लेना है ताकि आप इसको भूलो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है। क्लास 7 का ज्योग्राफी का मे बी 2nd 3rd चैप्टर जहाँ पे आपको मिनरल्स के बारे में बात किया था। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of the earth. पहला पॉइंट, ये नेचुरली अकरिंग है, इसको हम लोग नहीं बना सकते, ये मैनमेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग है। इसको अर्थ ही प्रोड्यूस करता है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट इन द सेंस इसको हम लोग निकालते हैं, जो कि मेटलर्जी में पढ़ेंगे अभी। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक। अब दो टर्म्स आए यहाँ पे, पहले भी सुना हुआ है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ऑर्गेनिक को एक और लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। इस वर्ड से भी हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जानते हैं। ह्यूमस इज व्हाट? डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इनऑर्गेनिक की बात हो, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, ये और ह्यूमस ये प्रेजेंट होता है रॉक में, सॉइल में, पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हम लोग को नेचुरली अकरिंग होते हैं और इन्हीं से मिनरल, यही मिनरल के मेजर पार्ट को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में माइका, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओर। ओर क्या है? एन ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर फ्रॉम कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होंगे जिनमें, मतलब कॉम्बिनेशन बिकॉज आई सेड, तो इसमें 2, 3, 4 मिनरल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें से प्रॉफिटेबल तरीके से, कोई लॉस का धंधा नहीं करते हुए प्रॉफिटेबल तरीके से हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज 2-3 मिनरल का कॉम्बिनेशन वाले और हैं, उनमें से हमको एक मिनरल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है फॉर वेरियस पर्पसेस, जिस तरीके से भी यूज होता हो। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे प्रॉफिटेबली वर्ड को मेंशन किया है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एग्जाम्पल आयरन ओर। आयरन ओर मतलब एक ऐसा पत्थर या एक ऐसा फॉर्म ऑफ मिनरल जिसमें से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको हम लोग आयरन ओर कहते हैं। या बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट भी एक मिनरल है लेकिन वो ओर से निकाला जाता है। एक ऐसा पत्थर होगा जिसमें बॉक्साइट के कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे, उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग बॉक्साइट ओर एंड देन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? अब जैसे कि हम लोग पढ़े क्या कि ओर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं, या एक पत्थर होगा उसमें एक ही मिनरल प्रेजेंट होगा पर पत्थर का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है प्रॉफिटेबली फॉर डे टू डे पर्पसेस और फॉर रेगुलर यूजेस। तो जो प्रोसेस है, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, ये एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे एक ऑर्डर होता है वैसे ही एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा, उसमें ये प्रोसेस होगा इन्वॉल्व्ड। किस चीज में? टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन द प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब प्योर फॉर्म में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्योर फॉर्मेट होगा, कि प्योर फॉर्म में हम उसको रॉक से एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें ताकि यूज कर सकें। ऐसे भी मिनरल्स में प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, लेकिन उसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है। प्योर फॉर्म में जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। इसके बारे में और एग्जाम्पल्स, जैसे बॉक्साइट और ऐसा ही कुछ दिखता है, इसके भी माइंस, जैसे कोल माइंस एंड ऑल होता है वैसे ही माइंस होते हैं, वहाँ से हम लोग बॉक्साइट का ये पत्थर निकलता है। इसमें बॉक्साइट के कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होंगे,
उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। वैसे हेमेटाइट ओर, इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको हम लोग हेमेटाइट ओर और आयरन ओर दोनों बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम हेमेटाइट ओर है, पर इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसको आयरन ओर भी बोला जाता है। इसमें भी आयरन के कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, उनमें से हम लोग उसको निकालते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आयरन ओर या हेमेटाइट ओर। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व। बताया था कि ये क्या है, सीक्वेंशियल प्रोसेस। इसमें सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, उनसे वो जब कंप्लीट होगा तब जाकर के हमको मेटल मिलेगा। तो मेटलर्जी में क्या क्या है, तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल, फोकस ऑन दिस वर्ड, विच इज प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर दैट अकर्स इन द नेचर। नेचर में अकर होता है और उसमें से हम लोग को मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है उसके प्योर फॉर्मेट में, उसको हम लोग मेटलर्जी बोलेंगे। पहला प्रोसेस, यहाँ पे एक्चुअली में प्रोसेस थोड़े और भी होते हैं, पर जितने हमारे कोर्स में दिया है उतने ही नॉलेज हम लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर टू ऑब्टेन मेटल। अब जैसे दिखाया पीछे, इसमें क्या दिखाया, इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ पत्थर का पार्ट है और सिर्फ मैं जो मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है वही मिनरल होगा या मेटल होगा। बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ भी होंगे, सॉइल के अंदर मिलता है तो ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, बालू होगा, गिट्टी होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे तो उनको भी तो हटाना पड़ेगा। तो कुछ भी इम्प्यूरिटीज़ हो सकते हैं, उन इम्प्यूरिटीज़ को हटाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, क्योंकि अब इसमें से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो मेटल को ऑब्टेन करने में के लिए जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना है ओर में से, उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। सेकेंड प्रोसेस है रिडक्शन। What is reduction? Process of treating the metal ore to get the metal in its free state. अब क्या हुआ, इतना बड़ा पत्थर था, डाल लेते अच्छे से करते हैं, मान लेते हैं इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे जो क्रॉस वाले पार्ट्स हैं वो मेरा ओर का पार्ट है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे थोड़ी सी डर्ट्स हैं, थोड़े गंदगी है, थोड़े इम्प्यूरिटीज़ हैं, इन सबको हटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करेंगे कि पूरी तरीके से जो आपका इम्प्यूरिटीज़ है, ये ब्लैक पोर्शन, उसको हटा लिया जाएगा। इम्प्यूरिटीज़ को हटाना है पहले वाले में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या हुआ, सारे इम्प्यूरिटीज़ जो थे वो हट गए, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, तो एक्स्ट्रा पार्ट ये जो हम लोग का क्रॉस वाला है वो तो मेरा मेटल है, ठीक है। क्रॉस वाले जो है वो तो मेरे मेटल है, तो ये जो मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो अब इसमें से रिडक्शन, ट्रीटिंग ऑफ मेटल टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। तो अब फ्री स्टेट, अब ये मेटल के जो पार्ट हैं उनको निकालने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बाहर के और पार्ट्स होंगे थोड़े मोड़े से इधर उधर के पार्ट्स, उनको हटा देंगे, ठीक है। और जो सिर्फ मेरा मेटल का पार्ट है वो मेटल के पार्ट को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इस सबको एक जगह पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ये होगा इसमें। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल तो मिल गया, मेटल तो क्या किए, निकाल लिए, पूरा कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें बचे कुचे भी कुछ इम्प्यूरिटीज़ हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन के बाद भी मिल सकता है। पहले प्रोसेस में तो इम्प्यूरिटीज़ निकाल दिए ही थे, लेकिन कुछ अगर क्रॉस वेरीफाई भी करना जरूरी है, तो कुछ अगर बचे हुए हैं तो उनको भी रिमूव कर देंगे। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द मेटल ऑब्टेन्ड, जो मेटल ऑलरेडी ये दो प्रोसेस से होने के बाद मिला है, उस मेटल में से इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर देने के प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। जितना यहाँ मेंशन है इतना ही आपके बुक में भी मेंशन है, तो इतना आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझना ज़रूरत है समझ लो, फिर उसके बाद ये जो चीज़ें आपके बुक में मेंशन ही है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब पीछे वाले स्लाइड में यहाँ तक में आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो फिनिश हो चुका। हम लोग देखे क्या क्या, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग देखे चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स में क्या देखे थे कि 4 पार्ट है, तो हम लोग अभी क्या किया, हम लोग ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट फिनिश हो गया। उसके बाद पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या पढ़ना है वो देखे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या समझे, मैटर के बारे में समझे कि मैटर क्या होता है।
उसमें प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स के 2 पार्ट हैं, प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट हैं। ये 3 कंसेप्ट क्या है, सेम एटम वाला पॉइंट है, सेम मॉलिक्यूल वाला पॉइंट है, ये सब देखे थे फर्स्ट पार्ट में। फिर उसके बाद मिनरल क्या होता है वो पढ़े कि नेचुरली अकरिंग है, और दूसरा इसका फीचर था, दूसरा फीचर क्या था इसका कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, ये था। फिर और पढ़े मेटलर्जी क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़े थे। यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल्स था, सॉरी एग्जाम्पल्स देखे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका हम लोग स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है मेटलर्जी में वो हम लोग यहाँ देखें। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस में आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन या जो रिविजनरी पार्ट था वो फिनिश होता है। अब हम लोग को पढ़ना है सेकेंड पार्ट जो कि है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स, दीज फीचर्स कैन बी सीन, हर्ड, टच्ड। ये ऐसे फीचर्स हैं किसी मेटल के या नॉन मेटल के जो कि आप देख के समझ सकते हो, देख के पता चलेगा। जैसे डिफरेंट शेप्स होंगे तो देख के पता चल जाएगा, ठीक है, डिफरेंट कलर्स होंगे तो देख के पता चल जाएगा। तो ऐसी चीजें जो आपको देख के पता चल जाएगी कि हाँ ये है, तो वो फिजिकल डिफरेंसेस होगा। हर्ड, अगर हम किसी चीज को हिट कर रहे हैं तो कुछ आवाज आएगा, और वही हम किसी और चीज को हिट करेंगे, और कोई भी चीज को मुलायम सा चीज अगर आप लोग कॉटन को हिट करोगे तो आवाज नहीं आएगा, ठीक है, तो उसमें वो आपको हर्ड सुनकर समझ में आएगा। टच्ड, टच्ड हम अगर इसको टच करें तो ये एकदम सॉफ्ट सरफेस है, ठीक है। अगर वही हम एक बाहर का लकड़ी उठा के लिया, पेड़ का लकड़ी आप टच करोगे, जो ट्रंक होता है ट्री का, तो आपको रफ लगेगा, तो टच करके समझ में आ जाएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये आपके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ये इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजिली बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोथ ऑफ देम। ओके, लेट्स बिगिन दिस पार्ट ऑल्सो। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, क्या में जिसके बेसिस में बाद में आगे चल के डिफरेंसेस कर सकेंगे। मेटल्स आर जनरली शाइनी, मेटल्स जनरली बहुत ही शाइन को लस्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, देख के आपको थोड़ी चमक आएगी एज कंपेयर टू नॉन मेटल, थोड़ी सी चमक रहेगी। मेलिएबल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबल होते हैं मेटल्स, मेलिएबल मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में उसको हैमरिंग कर करके उसको थिन शीट्स में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। गुड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आर पार हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने दे, मूव होने दे फ्रीली, उनको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं मेटल्स। उसके बाद दे पोजेस हाई डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स का, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट कि वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, आप उनको बार बार भी हिट करोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी करोगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम देखे, कुछ डेंट एंड ऑल आते हुए। जनरली वो नॉन मेटल से कंपैरिजन में उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे। फिर है टेंसाइल स्ट्रेंथ मेकिंग देम आइडियल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत सारे अलग अलग यूजेस के लिए इसीलिए वो आइडियल होते हैं, आइडियल फॉर यूज होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स क्या है, आयरन एक मेटल है, हर चीज में देखोगे, जहां देखोगे वहां आपको आयरन दिखता है यूज होते हुए। कॉपर ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम अगेन अ कॉमन एग्जाम्पल, ईच एग्जिबिटिंग यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर वाइड स्प्रेड यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। बहुत वाइड रेंज का यूजेस होते हैं इन सारे मेटल्स के, बहुत सारे मेटल्स के वाइड रेंज में यूज होंगे कि एवरीडे लाइफ या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर चीज में आपको इनके यूजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डिटेल में पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे हम लोग पहले बात की है मेटल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो बात हुआ है ये अभी हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटल्स आर मेलिएबल मीनिंग दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। दो चीज है, एक तो मेलिएबिलिटी, एक होता है डक्टिलिटी या डक्टाइल। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनका मतलब है, मेलिएबिलिटी का मतलब है हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स में उनको हैमर कर लेना।
ये आपका मेलिएबिलिटी को बताता है। पर डक्टिलिटी अलाउइंग देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, पतले से वायर्स में, जैसे ये बना हुआ है पतला सा वायर। पर शीट जैसे पेपर होता है पतला सा, एल्यूमिनियम फॉइल देखा है जिसमें हम लोग जाते हैं कहीं खाने फास्ट फूड्स एंड ऑल, तो आपको वैसा कंटेनर में देता है, उसमें हम लोग रोटी पराठा लपेट करके रखते हैं टिफिन में। तो ये वो एल्यूमिनियम एक मेटल है, पर वो कितने थिन शीट्स में ड्रॉ हो चुका है, उसको हल्का सा आप करोगे तो उसमें पड़ जाता है, वैसा वो आ जाता है लाइन्स एंड ऑल। तो वो चीज़ उसको हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी, थिन शीट्स में ड्रॉ हो जाएगा। गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, सिल्वर की कोटिंग लगती है ना उसमें, काजू की बर्फी में आप देखोगे सिल्वर की कोटिंग लगती है ऊपर से, तो वो है। तो ये मेलिएबिलिटी कहलाता है, थिन शीट्स में ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। पर डक्टिलिटी मीन्स व्हाट, पतले पतले वायर्स में वो ड्रॉ हो जाएगा। आप वीडियोस देखते होगे कैसे वो लोग चेन बनाते हैं गोल्ड का, तो उसमें आप देखोगे कैसे वो पतला सा वायर्स, एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता है ऐसा कुछ, और उसमें अलग अलग साइज के होल्स का शेप होता है, बड़े से होंगे, छोटे से होंगे, और छोटा होगा और छोटा होगा और बड़ा भी होगा। इसके थ्रू उसको पास करते रहते हैं तो इसका साइज रिड्यूस होते चल जाता है, एमएम्स में समवॉट उसका साइज होता है, तो रिड्यूस होते चल जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से तो वो होता है डक्टिलिटी, जहाँ पे थिन वायर्स हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और मेलिएबिलिटी समझ में आया, मतलब थिन शीट्स में ड्रॉ करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका next property is they are good conductors of heat and electricity। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड वो कंडक्टर्स हैं। इस चीज़ को आपके बुक में थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दो नाम से इसको मेंशन किया है। हीट वाले को आपको मेंशन किया है थर्मल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिसिटी वाले को मेंशन किया है एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ है, कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ नहीं है, यही चीज़ को बताया। हीट ट्रांसफर करने देगा तो थर्मल कंडक्टिविटी है, और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने देगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। दोनों ही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर नहीं करने देगा तो वो इंसुलेटर है, तो वो मेटल्स नहीं होते हैं। मेटल्स जनरली बहुत ही गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स एक्सिबिट अ शाइनी लस्टर। शाइनी लस्टर, लस्टरस देखने से लगेगा मनमोह लेने वाला, वैसा लस्टरस है देखने से लगता है, और शाइनी एकदम ऐसे चमकेगा और लगेगा देख उसकी तरफ देखते रहे, वैसा लस्टरस होता है। मेकिंग देम विजिबली अपीलिंग एंड रिफ्लेक्टिव। विजिबली अपीलिंग, व्हेनेवर यू वेंट समवेयर यू कैन सी देम, दे विल अपील यू टू गो, आपको ऐसा लगेगा नहीं हम जाके देखें क्या है वो, ऐसा। और रिफ्लेक्टिव, तुरंत ही रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट्स को। नेक्स्ट है और है ऑल मेटल्स अकर इन द सॉलिड स्टेट। सारे मेटल्स, थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। व्हाट आर दे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। पर मेटल्स जो हैं, सारे मेटल्स आपको, मोस्टली मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे। सॉलिड स्टेट ही होगा सारे मेटल्स का। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, क्या? मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी विच अकर्स इन लिक्विड स्टेट, ये एक मेटल है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये है मेटल, पर मेटल का प्रॉपर्टी क्या है कि वो तो सॉलिड स्टेट में होगा। पर ये एक लौता ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होकर के लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है। अगर आपको पूछता है कि व्हाट आर ऑल मेटल्स, डू ऑल मेटल्स अपीयर इन लिक्विड सॉलिड स्टेट ओनली, तो आंसर क्या होगा? ऑल मेटल्स डू अपीयर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। It is a metal but still it appears in the liquid state। समझ में आया? ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको उसको ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। Alright, second, next, metals have high melting as well as boiling point। अगर आप मेटल्स को मेल्ट करने जाओगे या उसको बॉईल करने जाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहेगा, जल्दी उसको कम टेम्परेचर में वो नहीं होगा। ठीक है, ऑल मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड व्हेन टच्ड एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ पे भी मेटल्स छूने में, क्योंकि सॉलिड स्टेट के हैं तो छूने में हार्ड होंगे,
थोड़े से आपको पता चलेगा कि वो हार्ड है, देखने से समझ आएगा वो मेटल है। बट एक्सेप्ट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन था, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। And what is that exception? Of sodium and potassium. These are the two exception cases for metals which are generally hard. Metals are generally hard, but sodium and potassium are two types of metals which are exceptional cases here, and they do not reflect hard surfaces. उनके पास hard surfaces नहीं होते हैं, वो काफ़ी soft होते हैं छूने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक exception मिला है, इसको भी आपको स्टार मार्क करके याद रखना है। Next है metals have sonoricity. सोनोरिसिटी या सो मेटल्स आर सोनोरस, उस वर्ड का मीनिंग ये है कि व्हेन दे आर हिट बाय अनदर ऑब्जेक्ट दे मेक सम साउंड, उनमें से साउंड आएगा जब आप उसको हिट करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से करो। ऑब्वियसली दूसरा ऑब्जेक्ट भी थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आप कॉटन से हिट कर रहे हो, पेपर से हिट करो तो आवाज़ नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट अगर आप हिट करो तो उससे आवाज़ आना चाहिए। तो सोनोरिसिटी विच मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट विथ अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट। Another hard object when it will hit the metals they will produce some sound. ऐसे घंटी होता है, हम लोग घंटी बजाते हैं, मंदिर जाते हैं या कहीं भी, तो उसमें से आवाज़ आता है, ठीक है, या रॉड एंड ऑल है उसको आप हिट करोगे तो उसमें से भी आवाज़ आता है, तो वो होता है सोनोरिसिटी। नेक्स्ट, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स से कंपैरिजन में मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, that is they can survive high pressure strain without breaking. High pressure, बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको आप दे रहे हो या बहुत स्ट्रेन दे रहे हो, स्ट्रेन मीन्स प्रेशर ओनली, तो वो दे रहे हो तो इट विल सर्वाइव इट, वो जल्दी टूटेगा, फटे से लोहा है, लोहा जल्दी टूटेगा नहीं, हो सकता है उसमें हल्का डेंट आ जाए, हल्का उसमें मुड़ जाए वो हल्का, लेकिन वो टूटेगा नहीं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम लोग क्या कितने फीचर्स दिखे, इधर हो गए 6 and previously there were 4 features. In total we got 10 features, physical features of what metals। 10 physical features आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। बुक में आपको शायद मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी साथ में मिक्स कर दिया है, इसलिए 9 फीचर्स ही लगे होंगे, बट ऐसे अगर अलग अलग देखेंगे तो टोटल 10 फीचर्स आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के। मेक श्योर आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है अंडरस्टैंडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आपको मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज याद हो गए तो ये आपके लिए ऐसे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि जो वहां आप पढ़े हो उसका ऑपोजिट केसेस, जैसे यहाँ नॉन मेटल आर क्रूशियल इन वेरियस एवरीडे प्रोडक्ट्स, ये सल्फर है, ये सल्फर का डायग्राम है, जब आप उसको तोड़ दोगे तो ये सल्फर जैसे दिखेगा ऐसा। नॉन मेटल्स एग्जिबिट अ रेंज ऑफ डिस्टिंक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, अ रेंज ऑफ डिस्टिंक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों को नॉन मेटल्स में भी देखने को मिलते हैं। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम मेटल्स, जिनके वजह से हम लोग उनको मेटल्स से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन फीचर्स के बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ मेटल्स वाले में भी जस्ट पढ़े हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़े थे, उसमें क्या बोला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर यहाँ क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, या तो वो कंडक्टर होंगे ही नहीं, यानी कि वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, ठीक है, या तो वो इंसुलेटर होंगे, और अगर कंडक्टर हो भी गए तो पुअर कंडक्टर होंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, हैव लोअर डेंसिटीज, वहां क्या था, हाइयर डेंसिटीज, यहां क्या है, लोअर डेंसिटीज, ऑपोजिट हो गया। एंड मोर ब्रिटल दैन मेटल्स, ब्रिटल कमजोर, टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट, कि बहुत ही ज्यादा उनमें ताकत होता है, वो जल्दी टूटेंगे नहीं, जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, too much pressure and strain can be put on them, but on non-metals they are brittle, they are weak, they can be broken if too much strain or pressure is put over them, they may break, okay। common examples include coal, कोल पत्थर जैसा होता है, टूट सकता है, ठीक है, सल्फर जैसे ये है देखो टूटा ही हुआ है, एंड प्लास्टिक्स,
प्लास्टिक्स भी नॉन मेटल में आते हैं, विच डेमोन्स्ट्रेट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन एवरीडे एप्लीकेशन। एवरीडे एप्लीकेशन में, हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। डिटेल्स में आप आओगे, जैसे मेटल्स का था वैसे ही, दे आर ऑफन ब्रिटल इन सॉलिड फॉर्म एंड ब्रेक इजीली। सॉलिड के फॉर्म में जब अगर रहेगा वो, तो वो ब्रिटल होता है, वो ब्रेक इजीली, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स टिपिकली हैव अ डल अपीयरेंस, लैकिंग शाइन और लस्टर। जैसे हम लोग मेटल्स के बारे में बात किए थे कि दे आर वेरी लस्टरस, दे विल शाइन एंड दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट योर अटेंशन व्हेनेवर दे विल बी, बट नॉन मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव लस्टर, उनमें शाइन नहीं होता है, वो थोड़ा डल अपीयरेंस के होंगे। प्लास्टिक को देख लो, पेपर को देख लो, काफी डल अपीयरेंस होता है उनका, ठीक है। तो ये लस्टरस नहीं होते हैं। दे एग्जिबिट पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक मेटल्स। मेटल्स के जैसे नहीं हो करके इनके पास पुअर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी या तो नहीं है, इंसुलेटर है, और अगर है तो पुअर कंडक्टिविटी है, ये अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे सब्सटेंसेस को, सॉरी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, दे विल नॉट अलाउ देम टू फ्लो थ्रू इट। हीट अगेन यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा वो बहुत ही कम होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो होगा वो भी इनमें बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट, दीज एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन वेरिएबल स्टेट्स। मतलब हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट मेटल्स वाले में क्या पढ़े कि ये सॉलिड स्टेट, सारे मेटल्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर एक्सेप्शन कौन सा आया था? एक एक्सेप्शन आया था, जल्दी से एक्सेप्शन क्या आया था? मर्क्यूरी का आया था। मर्क्यूरी एक मेटल है बट स्टिल वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। पर यहाँ पे ये वेरिएबल स्टेट में होते हैं, सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, गैस में भी होंगे, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके। और प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स हैव अ लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी लो होता है। जल्दी थोड़ा सा ही टेम्परेचर, जैसे हम लोग कंबशन में पढ़े थे, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। वैसे ही ये मेटल्स अपना इग्निशन टेम्परेचर तुरंत ही रीच कर जाएंगे, बहुत जल्दी इनका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है, इनका बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, और तुरंत ही ये हीट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जल्दी रीच हो जाता है, ठीक है। ऑल नॉन मेटल जनरली हैव लो डेंसिटी, जनरली, जरूरी नहीं है, कुछ कुछ नॉन मेटल्स का डेंसिटी हाई होता होगा, पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है उनका लो डेंसिटी ही होता है। सिमिलरली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दैट इज दे कैन नॉट सर्वाइव हाई प्रेशर स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। वो हाई प्रेशर या स्ट्रेन अगर आप पुट करोगे तो दे विल नॉट बी सर्वाइविंग इन इट। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सोनोरिसिटी। अगेन सोनोरिसिटी का बात पीछे भी किए थे, अभी फिर से हो रहा है। सोनोरिसिटी इज व्हाट? whenever they'll be hit by any hard object, they'll produce some kind of sounds. पर नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करते हैं, they will not produce any sound, they are not sonorous, which means they do not produce sound, when they are hit with another hard object. No matter with any hard object you hit non-metals, they will not produce sound because they do not have that property only. उनके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो सोनोरिसिटी को शो कर सके। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वॉल्स। डक्टिलिटी और malleability. Ductility means what? It can be drawn into thin wires, but can it be drawn into thin wires? No. Metals can be drawn, but non-metals cannot be drawn into thin wires. इसीलिए ये non-ductile है। फिर सिमिलरली ये नॉन मेलिएबल है, इनमें मेलिएबिलिटी भी नहीं होती है। मेलिएबिलिटी वो क्या था, थोड़ा सा और हल्का सा फ्लैश में जाओ, याद आएगा, मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू या हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इसलिए ये मेलिएबल नहीं है। इनके प्रॉपर्टीज हम लोग कितने पढ़े? इधर 6 एंड इधर इट वर 4, 10 प्रॉपर्टीज। जैसे वहां 10 प्रॉपर्टीज थे, यहाँ पे भी 10 प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिले। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करेगा तो आपके पास 10 पॉइंट्स उधर मेटल्स के हैं और 10 पॉइंट्स इधर नॉन मेटल्स के हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स एक बार आप देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। यहां तक में हो गए मेटल्स नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो कि दोनों का ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, सम सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, वो आपके नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को भी शो करेंगे। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हैं? ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जो दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सब्सटेंसेस दैट that show or exhibit the properties of both metals and non metals। ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर सकते हैं, उनको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। ये हो सकता है ये शाइनी अपीयरेंस भी दे, नॉन मेटल है लेकिन शाइनी अपीयरेंस देता हो, या नॉन मेटल है बट हार्ड हो, नॉन मेटल है बट हाई डक्टिलिटी हो। ठीक है, इस तरीके के प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल में आपका हो सकता है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड से कैटेगरी में आता है क्योंकि ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर सकता है। ठीक है, दोनों की ही प्रॉपर्टीज को ये शो कर सकता है। उसके अलावा जर्मेनियम, ठीक है, एक्सेट्रा। कुछ और भी एग्जांपल्स इसके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स हो गए, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आके आपका सेकेंड पार्ट भी एंड हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या क्या पढ़े उसको भी बार रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ से, जहाँ से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किए थे। ऐसे प्रॉपर्टीज जो आप आसानी से देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हो, देख करके, सुन करके या छू करके समझ में आएगा, और उन प्रॉपर्टीज को हम लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेटल्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि क्या क्या है, शाइनी है, मेलिएबल है, थर्मल कंडक्टिविटी है, या फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई डेंसिटी है। इन सब प्रॉपर्टीज को देख सकते थे। ठीक है, मेटल्स वाले में। उसके बाद हम बारी बारी से पढ़े थे मेटल्स के बारे में। 4 प्रॉपर्टीज इधर थी, नेक्स्ट फिर 6 प्रॉपर्टीज इधर थे। उसके बाद हम लोग इस पे आए, फिर हम लोग आए नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो पुअर कंडक्टिविटी है बहुत सारे में, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करो चाहे थर्मल कंडक्टिविटी का बात करो, दोनों ही बहुत ही लो है इनमें। फिर इंसुलेटर्स भी कह सकते हो, लोअर डेंसिटीज है, ब्रिटिल है, डक्टिलिटी बहुत कम है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी हम लोग बारी बारी से देखे थे, इन डेप्थ हम लोग पढ़े थे। ये प्रॉपर्टीज थे इनके। इधर भी था, कहाँ गया, हाँ ये रहा। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होंगे। ठीक है, फिर लास्ट में पढ़े थे अभी मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो मेटलॉइड्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, आपके मेटलॉइड्स जो कि दोनों के प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 3,
जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज का। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो जानना है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स, दीज फीचर्स कैन बी फेल्ट एंड ऑब्जर्व्ड क्लोजली। उन फीचर्स को, जो आपके फिजिकल फीचर्स थे, उन फीचर्स को हम लोग क्या कर रहे थे? उन फीचर्स को हम लोग देख रहे थे, छू रहे थे, सुन रहे थे, तब फील कर रहे थे, राइट। इन फीचर्स को यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट हियर देम। ये फीचर्स आपको क्लोजली ऑब्जर्व करने होंगे, या तो एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा, उसके बाद पता चलेगा, वैसे प्रॉपर्टीज होते हैं ये, ठीक है। दीज फीचर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनको ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है? तो प्रॉपर आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे, समझ पाओगे क्या है। स्टार्ट करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या है मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करेगा वो, एंड देन इट व्हाट विल फॉर्म? इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जो भी वो फॉर्म करेगा उसको मेटल ऑक्साइड कहा जाएगा, ठीक है। फिर विच आर टिपिकली बेसिक इन नेचर। अब बेसिक क्या है? बहुत ही बेसिक सा ड्रेसिंग है, बहुत ही बेसिक सा फूड है, तो क्या ये वो बेसिक नॉर्मल सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है? नहीं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो जो चैप्टर था आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर जो था, उसके बारे का यहाँ बेसिक यूज हुआ है। दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर नॉट एसिडिक, they don't form salts, they are basic in nature। बेसिक जो बेस था आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। फॉर एग्जाम्पल when magnesium burns in oxygen, कंबशन चैप्टर क्या पढ़े थे कि बर्निंग होने के लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। अगर कंबशन होना है यू नीड ऑक्सीजन। कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो when magnesium ribbon burns in oxygen, what does it produce? It produces magnesium oxide, a white color powder। आप मैग्नीशियम को लो, बर्न करो, कुछ नहीं करना है, बस बर्न करना है, तो कुछ राख गिरेगा, वो राख क्या कहलाएगा? तो वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। ये एक व्हाइट पाउडर जैसा गिरेगा, राख जैसे बोल रहे हैं, तो वही होगा। दिस रिएक्शन इलस्ट्रेट्स विगोरियस नेचर ऑफ मेटल्स व्हेन दे एक्सपोज टू ऑक्सीजन। विगोरियस नेचर मीन्स ऐसा नेचर कि वो तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत ऐसे लड़ने जाने जैसा होता है वैसे लड़ाई जैसे करेगा, वैसे ये तुरंत रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन और मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करेगा। अदर मेटल्स लाइक आयरन ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बनता है, रस्ट लगता है। आयरन में जब बहुत पानी, मॉइस्चर और हम लोग उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, उसमें रस्ट लगता है, रस्टिंग होता है, तो वो इसका है कि ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है, लीडिंग टू रस्टिंग व्हेन मॉइस्चर इज प्रेजेंट। मॉइस्चर जब प्रेजेंट होगा तब जाके उसमें रस्टिंग होता है। Understanding these reactions is essential in chemistry as they demonstrate how metals interact with their environment। ये पढ़ना केमिस्ट्री में ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलता है कि मेटल्स अपने इन्वायरमेंट में कैसे इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा है रिएक्शन विथ वाटर, तीसरा है रिएक्शन विथ एसिड्स। तीन चीज से रिएक्ट कर सकते हैं मेटल्स, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगोरियसली विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स जो होंगे वो बहुत ही विगोरियसली रिएक्ट करते हैं अपने ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और फॉर्म करते हैं क्या? मेटालिक ऑक्साइड्स, जो कि बेसिक है नेचर में। मतलब बेस जो हम लोग पढ़े थे वो बेस के हैं, बेस होता है वो नेचर के लिए।
फिर है रिएक्शन विथ वाटर. Some metals like sodium and potassium react vigorously with water to produce metal hydroxides. Water means what? H2O, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बना दिया, बचा क्या? हाइड्रोजन. तो इसी ऑक्साइड के आगे हाइड्रो लगा दो, हो गया. तो ये मेटल जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो मेटल और हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा. ठीक है. एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, गैस रिलीज करेगा. फिर है एसिड्स. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट. एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा. एक फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तब हम लोग को सॉल्ट का फॉर्मेशन दिखेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए भी दिखेगा. ठीक है. कुछ रिएक्शंस, अच्छा एल्कलीज भी हैं. एल्कलीज, रिएक्शन विथ एल्कलीज. मेटल्स एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करते हैं. एल्कलीज, metals generally do not react with alkalis, but metals like aluminium and zinc, Al for aluminium, Zn for zinc, do. मतलब कि metals generally तो react नहीं करते हैं alkalis के साथ, पर कुछ metals जैसे कि aluminium और zinc वो करते हैं. ये दो metals react करेंगे alkalis के साथ और सॉल्ट्स को फॉर्म करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे. जैसे हम लोग एसिड के साथ पढ़े वैसे ही होता है. एल्कलीज अब है क्या? तो एल्कलीज आर अ कैटेगरी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक एंड सॉल्युबल इन वाटर. ये कुछ कैटेगरी के सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बेसिक है नेचर में और पानी में सॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. मीनिंग दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस and dissolve in water. Ions release करेंगे. Ions means what? Atoms carrying charges जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं और डिसॉल्व हो जाता है. कॉमन एल्कलीज क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्साइड लिख रहा है, जिसको हम लोग इन नॉर्मल लैंग्वेज में कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं. फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अगेन हम लोग कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को बोलता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन द सेम सम इंडाइजेशन टैबलेट्स. जो इंडाइजेशन के टैबलेट्स होते हैं उनमें आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिखेगा. और एक्वस अमोनिया, ये भी एक काइंड ऑफ एल्कली ही कहलाता है. ओके. एल्कलीज के बारे में कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, पहला जो कैटेगरी हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब होगा तो कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, यहां से फिलहाल एक काम करो क्या कि 2 को मत देखो अभी. ठीक है. यहां भी 2 को मत देखो, यहां भी मत देखो, यहां भी मत देखो, यहां भी 4 को मत देखो, यहां भी 2 को मत देखो. ठीक है. पहले इतना ही देखो. Mg प्लस O2, Mg मीन्स मैग्नीशियम, O2 मीन्स ऑक्सीजन. Mg प्लस O2 मिला तो यहाँ MgO आया. ठीक है. पर क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन मीन्स व्हाट? कि जो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए. सो इज इट देयर? अगर ये 2 नहीं है तब 2 लगा के मत देखना. ठीक है. 2 नहीं है तब क्या ये बराबर है दोनों साइड में? तो कैसे? Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है. O2 है पर यहाँ तो O1 ही है. तो उसको बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पे हम लोग 2 पुट किए तो Mg2 हो गया, तो यहां भी 2 डालना पड़ा कि Mg2 हो जाए, और तब जाकर के Mg, ये 2 जो है ये 2 O के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो O भी 2, तो बैलेंस. और Mg2 हो गया था तो यहाँ पे भी Mg2 हो गया है, तो बैलेंस हो गया. ठीक है. दूसरा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. कॉपर Cu, ऑक्सीजन O2, CuO. Is it a balanced equation? Again, Cu तो 1 है, Cu 1, O2 है पर O तो 1 ही है, तो O को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहां 2 लगा देंगे. लगा दिए. 2 लगाने से क्या हुआ? O तो चलो 2 बन गया, पर C भी तो 2 हो गया. तो अब C को 2 करने के लिए यहां पे भी 2 लगा दिए.
ठीक है, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट है आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड। आयरन का फॉर्मूला आयरन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe, ऑक्सीजन का O2, आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। Fe2O3 ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, होप आपको उसमें डाउट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये लास्ट क्लास में अगेन था। ठीक है, ये Fe2 और O3 कैसे आया, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो अभी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, Fe यहाँ पे तो एक ही है, O यहाँ 2 है। चलो अब यहाँ रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में क्या हुआ है, Fe2 है और O3 है, यानी कि अब Fe को क्या करना होगा, यहां पे भी डिसबैलेंस हो गया है, इधर ये भी डिसबैलेंस हो गया है। हमको क्या करना है, यहां पे इसको पहले तो देखो 2 और ये 3, O को पहले फोकस करो। ठीक है, भूल जाओ कि यहां भी Fe और Fe है, O देखो 2 है और यहाँ 3 है, दोनों को कॉमन फैक्टर निकालो। 3 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 6 निकल सकता है, दोनों के टेबल में आता है। 3 को 6 कैसे बनाएंगे, हाँ 3 को 6 कैसे बनाएंगे, तो आगे 2 ऐड कर दिए हैं तो 2 3 जा 6 हो गया। ओके, पर O तो 2 है, यहां पे भी एक्चुअली 3 लगना चाहिए जो नहीं मिस किया हुआ है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो O 6 पे बैलेंस हो गया। यहाँ पे जो 2 लगा है वो इसीलिए लगा है ताकि 2 3 जा 6 हो जाए। 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल्स टू O जो होगा वो 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 जो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो O 6 हो गया। डन। Fe कितना है, Fe2 था, यहाँ Fe1 था, तो 1 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 नहीं डाल सकते। अगर यहाँ 2 डाल देंगे तो क्योंकि यहाँ तो 2 पैसे डाले थे क्योंकि 6 हो गया है, इसीलिए यहाँ जब 2 डाला तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे 4 डाल देंगे, तो ये यहाँ पे आपका 4 बन गया और ऐसे जाकर के ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, what you can do is you can practice some questions on balancing of equation if you having problem understanding this, because if this type of questions comes in your examination you need to write the formula पहले word में और फिर उसके बाद ऐसे दिखाते हुए, you have to write it and you have to balance it also, so make sure you know how to balance the equations। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। If you want you can take screenshots also। next है reaction with water, hydrogen। ठीक है, H2O। पहला है पोटेशियम। ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल, ये चीजें भी मत देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये अभी मत देखो, इसको भी मत देखो, इसको भी मत देखो, यहाँ पे ये भी मत देखना, ये सब हटा देता है। ठीक है, ये सब हट गया। अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम का यहाँ पे कितना है, पोटेशियम के H2O वाटर, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला KOH और हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। ठीक है, अब इसमें इसको क्या ये पहले बिना ये जो इरेज कर दी उसको बिना देखे, क्या ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू यहाँ पे K का वैल्यू है 1, यहाँ पे भी K का वैल्यू है 1। तो चलो K जो है यहाँ पे साइड में नोट करते हैं, K जो है 1 1 पे फिलहाल के लिए राइट फॉर अभी के पर्पस पे K जो है इज बैलेंस। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे तो H पे आते हैं। H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 3 है। H कितना है, H इक्वल्स टू H है इस साइड में 1 और इस साइड में 3, तो ये फिलहाल बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और फिर O है यहाँ पे 1 और O यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स O भी जो है वो 1 1 पे बैलेंस्ड है। राइट, इसको बैलेंस करना है। अब कैसे करेंगे, क्या करना होगा, तो चलो पहले देखते हैं। H 1 और 3, यहाँ पे टोटल 3, इधर पे 2, सॉरी H2 है, यहाँ 2 लिखना चाहिए,
2,3, ठीक है, इधर 2 है, 2 और 3 कैसे इसको बराबर करेंगे वो समझना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दिए हैं, 2 जो है यहाँ पे 2 पुट कर दिए। 2 पुट करने की वजह से क्या हुआ, ये जो 2 है वो K से मल्टीप्लाई हुआ, O से मल्टीप्लाई हुआ और H से भी मल्टीप्लाई हो गया, तीनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लगने का मतलब, इधर लगने का मतलब क्या है कि तीनों से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो यानी कि K अब 2 बन गया। अब न्यू जो फॉर्मेट है, तो न्यू फॉर्मेट क्या दिख रहा है कि इस साइड में K 1 है, इस साइड में K 2 बन चुका है, यानी कि इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। H का फिलहाल देखो तो H यहाँ पे 2 और 2, H कितना हो गया 2 + 2, H = 2 है इधर और +2 यानी कि 4 बन चुका है H, यानी कि यहाँ पे भी H को 4 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे K को 2 बनाना पड़ेगा और O भी इसके वजह से 2 हो गया है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग 2 ऐड किए और यहाँ पे भी 2 ऐड किए। जब वहाँ पे 2 ऐड हुआ तो K भी इधर 2 पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी K 2 है, फिर यहाँ पे 2 × 2 4, H 4 पे और 2 और 2 4, H भी बैलेंस हो चुका है। फिर O यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के 2 बना था तो 2 और 2 यानी कि O भी यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट आपको दिया है लिथियम के बारे में। नेक्स्ट बात किया है यहाँ पे लिथियम। लिथियम का फॉर्मूला है Li, सिंबल है Li, वाटर H2O, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड जो आपका एलिमेंट है बस विथ हाइड्रो ऑक्साइड लिख देना और OH हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो LiOH हाइड्रोजन H2, ठीक है। अब इसमें कैसे हुआ है, Li यहाँ पे 1, Li यहाँ पे 1, Li फिलहाल बैलेंस्ड है, फिर H2 है, यहाँ पे भी H2 ही है, कोई दिक्कत नहीं H में भी। नेक्स्ट यहाँ पे O1 है, यहाँ पे भी O1 है, 2 देखो यहाँ पे सब मिस्टेक हुआ, H एक्चुअली में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3 है, 2 + 1 3, ठीक है। H3 है, यहाँ पे H2 है। अगेन आपको बेसिकली क्या दिखेगा कि H पे ही हल्का डिसबैलेंसिंग होगा और H को बैलेंस करने के वजह से बाकी सबको भी आपको देखना होगा कि वो बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ फिर से जो यहाँ पे हुआ था वही हुआ है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे कम है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ 3 है, तो फिर यहाँ 2 लगाए हैं, यहाँ पे 2 लगा दिए तो H से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 Li से भी मल्टीप्लाई हुआ, O से भी हुआ और H से भी हुआ, तो H कितना हो गया 2 और 2 4, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाना होगा, यहाँ 2 लगा दिए तो 2 × 2 4 हो गया H। अब H तो 4 हो गया, यहाँ पे O भी 2 हो गया, तो O तो चलो यहाँ से भी 2 हो ही गया था, तो O भी बैलेंस, H भी बैलेंस। Li 2 है, Li को 2 बनाना है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो Li भी 2 बन गया। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है सोडियम वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है, ठीक है। वाटर H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है और हाइड्रोजन गैस का H2 फॉर्मूला है। फिर से देखो डिसबैलेंस कैसे हुआ है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 + 2 3 है, फिर से इसी को बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 पुट किए, 2 पुट करने की वजह से क्या हो गया है, ये यहाँ पे ये 2 + 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, इस साइड में हाइड्रोजन को 4 बनाना है तो 2 तो यहीं पर है, 2 जब यहीं पर है तो यहाँ पे फिर हम लोग 2 पुट कर दिए, तो 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो 4 बन गया। H जो हुआ वो यहाँ पे आपका 4 और 4 पे बैलेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब जब H बैलेंस हुआ तो ये जो 2 है ये 2 Na से ही मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 O से ही मल्टीप्लाई हुआ, O आपका कितना हो गया 2 हो गया है। O को यहाँ पे भी 2 बनाना है, इसलिए यहाँ पे जब 2 पुट किए हैं तो ये भी अपने आप 2 बन चुका है, तो O जो है वो भी आपका 2 पे बैलेंस हो गया। फिर आया N, ये 2 पुट करने से Na भी 2 हो गया था, तो इसको भी 2 बनाने के लिए यहाँ पे भी हम लोग 2 पुट कर दिए। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे Na जो था वो भी 2 पे बैलेंस हो गया। खत्म बैलेंसिंग, कोई दिक्कत। आपका वाटर के साथ रिएक्शन आएगा तो आपको ध्यान क्या देना है, H2 पे, H पे। H ही होगा जो थोड़ा सा डिसबैलेंस करेगा इक्वेशन को एंड आपको उसी को बैलेंस करने के लिए फोकस करना है। आगे बढ़े, यहाँ पे वही इक्वेशन था, कैल्शियम पोटेशियम वाला दिया हुआ है, K + H2O gives KOH + H2। K मीन्स व्हाट, पोटेशियम,
H2O means what? Water. KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर अच्छे से समझना है तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे बैलेंस करके देखते हैं। K आपका कितना है, रफ में लिख लो। K है आपका 1 इस साइड में, उस साइड में भी K आपका 1 है। ये एक तरीका होता है, ये आपका इक्वेशन है। इसमें ये साइड आपका रिएक्टेंट साइड होता है एंड ये साइड आपका प्रोडक्ट साइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होता है कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर होने चाहिए। इसीलिए K यहाँ पे 1, K यहाँ पे 1। फिलहाल के लिए ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन था। दूसरा H आया। H रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में 1 + 2 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैलेंस नहीं है, जैसा कि हम हमको बताया भी कि अगर डिसबैलेंस होगा तो वो हाइड्रोजन की वजह से ही होगा और कोई आपको डिसबैलेंस नहीं करेगा। फिर है O में क्या हो गया, O 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 पे O भी पूरा बैलेंस हो गया। पर H को तो बैलेंस करना है। अब H को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, K तो यहीं लिखा हुआ था, H2O है, KOH + H2, तो 2 और यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 डाल दिए। 2 डालने से क्या हुआ, ये H बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे, तो 2 + 2 4, इधर का 2 इधर का 2 मिला करके 4, मतलब न्यू इक्वेशन में आपका H जो है वो 4 4 पे बैलेंस हो चुका है। डन। फिर अब इसके वजह से K भी 2 हो गया, K को भी 2 डाल दो, K भी बैलेंस, तो K भी आपका 2 2 पे बैलेंस। डन। फिर आ गया ये, अब यहाँ पे ये O से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये डाला हुआ था पहले से, इसीलिए O मल्टीप्लाई होकर के 2 बन गया है, तो O भी जो है वो भी आपका 2 2 पे बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। और अगर आपको इक्वेशन मांगता है, एग्जाम में आपको लिखने आएगा, तो यू नीड टू राइट द इक्वेशंस, मतलब कि आपको ये वाला पार्ट तो लिखना है पूरा, ये वाला जो आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेटर्स में लिखा हुआ है, इसको तो लिखना ही है। साथ साथ आपको इस तरीके से इक्वेशन को भी लिखना होगा, एंड लिखने के बाद यू नीड टू बैलेंस दैट ऑल्सो, बैलेंसिंग करना होगा। अब चाहे आप रफ तरीका यूज करो, आपको ये तरीका समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर कोई और भी आपको अच्छे से समझ में आता है तो उस तरीके से भी कर सकते हो, बट बैलेंस करना इज नेसेसरी। आगे बढ़े। आगे है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना मीन्स व्हाट, कि कुछ हुआ, कुछ एक्शन हुआ, आपका उस पर रिएक्शन आया, देख करके आप उसको रिएक्ट किए, कुछ हुआ, उसकी वजह से आपको उसका रिएक्शन देना पड़ा। तो इसी तरीके से मेटल्स अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चीज़ों के तरफ रिएक्ट करते हैं। हर चीज़ बहुत ही रिएक्टिव होते हैं मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो एकदम स्टेबल नहीं होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट का वो टेंडेंसी मीन्स व्हाट, वो बिहेवियर या वो प्रॉपर्टी या वो बिहेवियर एलिमेंट्स का टू रिएक्ट विथ व्हाट अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड्स कैन बी टर्म्ड एज इट्स रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स का वो प्रॉपर्टी या वो बिहेवियर जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग्स में होने वाली चेंजेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन वो दे रहे हैं, उसी को हम लोग रिएक्टिविटी बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी मेंशन किया है आपके बुक में, पर वो दिया नहीं है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बनाया जाता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है उस बेसिस पे। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको याद है तो आप लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको 4 टाइप ऑफ रिएक्शन दिए गए थे। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फोर्थ था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू द अदर मेटल, जो कि क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट में डिस्प्लेस कर देता है। एक्वस सोल्यूशन मीन्स व्हाट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम बोले सॉल्ट सोल्यूशन अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब वाटर प्लस सॉल्ट, ये सॉल्ट सोल्यूशन है। पर एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये दोनों में वाटर का क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगा।
वाटर कंटेंट जो होगा इस सोल्यूशन में वो कंपेयर टू सॉल्ट कंटेंट विल बी मोर, उसको एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। तो एक एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन में एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेसर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ये देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जैसे यहाँ Mg के बारे में बात किया है, Mg मीन्स व्हाट, मैग्नीशियम एंड CuSO4 एक्वस, ये AQ मीन्स एक्वस सोल्यूशन। अगर ये नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ नॉर्मल सोल्यूशन है, बट एक्वस AQ लिखा मतलब वो एक्वस सोल्यूशन है। फिर यहाँ पे गिव्स M2SO4 मतलब MgSO4 सॉरी, gives MgSO4 मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिए, ठीक है, ये सल्फेट SO4 मीन्स व्हाट, सल्फेट, 8 आ जाता है 4 होने की वजह से, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिए, उसमें मैग्नीशियम को डाल करके देखे तो रिएक्शन में क्या होगा, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ये जो मैग्नीशियम है ये एक मोर रिएक्टिव मेटल हुआ एज कंपेयर टू कॉपर, ये जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर इसके कंपैरिजन में एक लेसर रिएक्टिव मेटल है। इसके वजह से जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है SO4 के साथ में जो Cu था उसको रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पे चल गया और अब Cu अलग हो गया, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आपको दिखेगा कि रिप्लेसमेंट हो रहा है, दो मेटल्स हैं वो अपना प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम और कॉपर, अब इसमें हुआ क्या, तो ये जो होगा ये मोर रिएक्टिव मेटल, क्योंकि ये इसका जगह ले लिया, यहाँ पे इसका जगह यहाँ था तो उसकी जगह वो ले लिया, इसलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, यू कैन नोट डाउन द एग्जांपल्स आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कुछ जैसे हम लोग बोले कि मेटल्स तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत चीज़ों के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, पर कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो बहुत ही स्टेबल होते हैं नेचर में और वो जल्दी किसी भी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें वैसे मेटल्स, such metals that do not react with air, water, acid, bases and most other substances, ऐसे मेटल्स जो अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चीजों के लिए रिएक्ट ही ना करें, जैसे ये रिएक्ट कर रहा था, ये रिएक्टिव मेटल्स थे, पर ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी एसिड बेस उनके आसपास आ जाए, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उनको नोबल गैसेस बोलते हैं, आर कॉल्ड नोबल गैसेस। एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड का आप देखते हो ज्वेलरी बनता है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए लोग उसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली वेयर करते हैं। प्लैटिनम का भी बहुत ऐसे यूजेस है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी से बनते हैं प्लैटिनम के लिए भी। ओके, तो ये था 3 कंसेप्ट जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, यू कैन नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स का प्रॉपर्टीज जो था वो वहां पे एंड हो गया। अब हम लोग को नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है कि नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। नॉन मेटल्स एग्जिबिट यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे अपना, ठीक है। अनलाइक मेटल्स, मतलब कि मेटल्स जैसे करते हैं वैसे नहीं, विच टिपिकली फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में भी कि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे। पर जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स को फॉर्म नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे डाइऑक्साइड को फॉर्म किया है, पर अगर फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा तो वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को फॉर्म करेगा। तो हर नॉन मेटल का अपना अपना केमिकल रिएक्शंस होता है ऑक्सीजन के साथ, और वो अलग अलग एलिमेंट्स को फिर फॉर्म करते हैं। ये पेंटाऑक्साइड क्योंकि 5 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसीलिए। These non-metal oxides tend to be acidic in nature. ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये एसिडिक है नेचर में, एसिड बेसिस सॉल्ट वाले एसिडिक है ये नेचर में। पर जो मेटल्स के थे, मेटल्स का जब हम लोग पढ़े तो मेटल्स में क्या पढ़े कि वो तो ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है, तो वो क्या होते हैं नेचर में, वो बेसिक होते हैं नेचर में,
पर जब हम लोग इसका देखें तो इसमें क्या लिखा है कि ये क्या है नेचर में, ये नेचर में आपके लिए एसिडिक है। फोकसिंग वर्ड इज एसिडिक हियर। वहां पे क्या बोला था, बेसिक है, और यहाँ पे क्या बोला है, एसिडिक है। एंड कैन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड्स को फॉर्म करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज रिएक्शंस हेल्प अस टू अप्रिशिएट द डाइवर्स रोल्स ऑफ नॉन मेटल्स प्ले इन आवर एनवायरनमेंट। डेली लाइफ में जो भी वो रोल्स प्ले करते हैं उनको अप्रिशिएट हम लोग कर सकते हैं। देखो रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है, जब मेटल्स वाटर्स के साथ आते हैं, उनके एनवायरनमेंट में आता है, तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ जनरल केसेस में रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। अगर कभी कर लिए तो नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर विच मेक्स देम स्टेबल इन एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस मीन्स यहाँ पे बात हो रहा है वाटर का। वाटर वाले इन्वायरमेंट में वो उनको स्टेबल बनाता है। जो इन नॉन मेटल्स है वो एक्वस एनवायरनमेंट बहुत ही हद तक स्टेबल है, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं पानी को देख करके ज़्यादा, वो एकदम नॉन रिएक्टिव है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ क्या होता है, अगर नॉन मेटल है और उनके इन्वायरमेंट में एसिड आएंगे तो क्या होगा, सम नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट। कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ, और जब करेंगे तो वो नॉन मेटालिक सॉल्ट्स को फॉर्म करेंगे, नॉन मेटालिक सॉल्ट्स, एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। यहां फोकसिंग वर्ड क्या है, नॉन मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट ऑफन शो लिमिटेड रिएक्टिविटी, मतलब ऐसे तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वो दो चीजों को फॉर्म करेंगे, एक होगा नॉन मेटालिक सॉल्ट और एक होगा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। फिर बेसिस का बात करेंगे तो नो रिएक्शन। ये अगेन जैसे ये वाटर को देख के कोई रिएक्शन नहीं है इनका, वैसे इनको बेसिस को देख के कोई रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। नॉन मेटल्स टिपिकली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, बेसिस के साथ वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं, शोकेसिंग देयर केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकली वो बहुत ही स्टेबल है, इस चीज को, ये प्रॉपर्टी उनका शो करता है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी कि वो केमिकली कितने स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली। डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे आया मेटल्स नॉन मेटल डिफरेंसेस, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े, हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़े, केमिकल फीचर्स पढ़े, तो वो अब देखो यहाँ पे जो है ये आपका केमिकल फीचर्स जो हम लोग देखे थे, यहाँ का फर्स्ट पार्ट जो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि हम लोग 3-4 पार्ट में चैप्टर को बांटे थे, राइट। 4 पार्ट में चैप्टर डिवाइड किए थे हम लोग स्टार्टिंग में। तो आपका इंट्रोडक्शन हो चुका था। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद मिक्सचर, ये मिनरल्स, ओर्स, मेटलर्जी, स्टेप्स इन मेटलर्जी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोग, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में था। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, इनमें क्या क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका फिजिकल स्टेट क्या होता है मेटल्स नॉन मेटल्स का, फिर वो डक्टाइल होते हैं कि नहीं होते हैं, मेलिएबल होते हैं कि नहीं होते हैं, उनमें लश्चर होता है, सोनोरिसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सब प्रॉपर्टीज को देखे थे किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़े तो इसमें बहुत सारे केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जाने, तो केमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या जाने हम लोग, केमिकल एस्पेक्ट्स हम देखें कि क्या मेटल्स या नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर करते हैं जैसे कि मेटल्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, फिर क्या मेटल्स और मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगर करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, नहीं करते हैं तो ठीक कोई बात नहीं, फिर एसिड के साथ बेस से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड पार्ट था चैप्टर का वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंसेस आपको यहाँ देखने को मिला, अभी हम लोग तो देख रहे थे कि डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, डिफरेंसेस 10 प्रॉपर्टीज हम लोग को टोटल दिखा है केमिकल में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको 10 देखने को मिले हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखे। अब उसके बेसिस पे डिफरेंस, फिजिकल स्टेट जो है ये आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, मेटल्स आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, while नॉन मेटल्स ये सॉलिड फॉर्म में, while नॉन मेटल्स कैन बी फाउंड इन लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। तीनों ही स्टेट में हम लोग को देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड ब्रोमीन इज अ लिक्विड।
ये ऑक्सीजन और ब्रोमीन क्या है, दोनों ही आपके नॉन मेटल्स हैं, पर ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ब्रोमीन जो है वो आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उस चीज को बता रहा है। फिर कंडक्टिविटी, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो या वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, यहाँ पे मेटल्स जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट, दोनों ही थर्मल कंडक्टिविटी हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। पर इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब एज इन कंपैरिजन, नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स एंड आर इंसुलेटर्स। या तो वो कंडक्ट करेगा ही नहीं, इंसुलेटर है, अगर कर रहा है तो भी वो पुअर कंडक्टर है, वो प्रॉपर कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में था, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स व्हाट, टू बी बीटन बाय हैमर इनटू थिन शीट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या है कि वो अगर उनको हम लोग प्रॉपरली हैमर करेंगे तो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, वो मेलिएबिलिटी है। और डक्टिलिटी वाज व्हाट, कि उनको हम लोग प्रॉपर थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, थिन वायर्स में उनको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, तो वही चीज था। मेटल्स कैन बी इजीली हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में बहुत ही इजीली हैमर करके ला सकते हैं, एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और शायद साथ साथ उनको हम लोग डक्टिलिटी भी है तो उनको थिन वायर्स में ला सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी शेप्ड लाइक मेटल्स। मतलब जिस तरीके से हम लोग मेटल्स को शेप दे सकते हैं, नॉन मेटल्स को वैसे शेप नहीं दिया जा सकता। रिएक्शन विद एसिड्स, ये आपका एक केमिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल जनरली रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, पढ़े थे हम लोग, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा था। व्हाइल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये उनका केमिकल बिहेवियर को शोकेस करता है कि वो लोग कितने डिफरेंट हैं अपने अपने केमिकल बिहेवियर्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंसेस मिले। नेक्स्ट अगेन फिर आपको 4 डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ये आपका अगेन एक केमिकल है, ये फिजिकल है, ये भी फिजिकल है और ये भी फिजिकल है। ठीक है, केमिकल अगेन, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटालिक ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, याद रखना है, विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि नेचर में बेसिक होता है। whereas in comparison non-metals react with oxygen and form non-metallic oxides। पर पहले भी क्या पढ़े थे कि वो एक तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे जो कि नेचर में क्या है, एसिडिक है। ये आपका डिफरेंस हुआ। लश्चर, मेटल्स बहुत ही ज्यादा लश्चरस होते हैं, नेचुरली उनमें बहुत शाइन होगा, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अपीलिंग होंगे, पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइन नहीं शो करते, ना ही उनमें अपीयरेंस होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेन एंड प्रेशर पुट किया जा सकता है, बट दे विल नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, तो मेटल्स जनरली हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट फॉर कार्बन फाइबर। मेटल्स के पास तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही, पर नॉन मेटल्स के पास नहीं होता है। नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट फॉर कार्बन फाइबर, जो कार्बन फाइबर है सिर्फ उसके पास हम लोग को थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, दो वो एक हम लोग का नॉन मेटल है, स्टिल उसमें आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो है उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। पर नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट भी है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी, उनके पास मेटल्स के जैसे हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। फिर एक और कंसेप्ट था जो आपके बुक में दिया है, दैट इज एन अलॉय। व्हाट इज एन अलॉय, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एग्जाम्पल स्टील जो कि आयरन और कार्बन से बनता है, और स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम, निकल से बनता है, और एक्सेट्रा। फिर ऐसे आगे और भी आपके पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर में होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पढ़ा था। होमोजीनियस मीन्स व्हाट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको देख के पता नहीं चलेंगे, लाइक बाय सिंपली ऑब्जर्विंग या सिंपली ऑब्जर्वेशन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर्स। पर हेटेरोजीनियस में ही होता है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, you cannot distinguish the constituents by just mere looking at them or observing them.
इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं, 2 or more than 2 metals can be present in an alloy। पर सिर्फ मेटल्स हो सकते हैं नहीं, एक मेटल भी हो सकता है एंड एक नॉन मेटल का भी वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल स्टील का है, स्टील का बहुत सामान बनता है, हम लोग यूज करते हैं घरों में। तो स्टील है वो आयरन और कार्बन से मिलकर के बनता है, उसको हम लोग कंबाइन करते हैं तब ये एक अलॉय है। अलॉय ऑफ व्हाट? तो आयरन एंड कार्बन। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील भी आयरन, क्रोमियम, निकल, 3 मेटल से मिलकर के ये बना है, तो ये भी एक अलॉय है, ठीक है। आपके बुक में से लिस्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो होंगे वो दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अलॉय एंड एन ओर? ओर पढ़ा था स्टार्टिंग में, ओर और अलॉय में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंसेस हैं आपके ओर में और अलॉय के बीच में। फॉर्मेशन तो मैनमेड, अलॉय मैनमेड है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, या नेचर उसको प्रोड्यूस नहीं करता, उसको मैन प्रोड्यूस करता है, उसको मैन बनाते हैं हम लोग, इंटेंशनली उसको बनाते हैं एज पर आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, उसको फॉर्म किया जाता है, इसलिए वो मैनमेड है या सिंथेटिक है। पर ओर तो नेचुरली अकरिंग है, वो नेचुरली अकर करता है, वो बना रहता है, वो नेचर में ही आता है, नेचर उसको प्रोड्यूस करता है, हम लोग उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। मिक्सचर, ये मिक्सचर है मेटल, ये मिक्सचर है मेटल प्लस मेटल का, ये प्लस है, ओके, मेटल प्लस मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का, पीछे दिया हुआ था। पर जनरली हम लोग देखेंगे तो और जो है वो मेटल प्लस मेटल का ही मिक्सचर होता है। फिर टाइप ऑफ मिक्सचर्स में तो ये एक होमोजीनियस है और एक हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस क्यों? कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे थे? तो हाँ दिख रहे थे। कहाँ देखा था? एग्जाम्पल्स कहाँ थे? एग्जाम्पल्स वाले स्लाइड में देखा था, ये देखो इसमें दिखाया था, देखो ये हेमेटाइट और, राइट। तो इसमें आपको हल्के हल्के कार्बन के पार्टिकल्स ऊपर ऊपर दिखेंगे और बाकी तो फिर ये इम्प्यूरिटीज है, सॉइल है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील है, उसके बाद यहाँ पे आयरन ओर और बॉक्साइट ओर, जो हेमेटाइट ओर का एग्जाम्पल अभी 2 पिक्चर में शो किया था, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। एक्सेट्रा, यहाँ पे भी एक्सेट्रा पुट कर सकते हो। आगे बढ़े, लास्ट पार्ट। अब अगेन फिर से हम लोग वहां पे जाते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट था। इस पार्ट में आप लोग क्या देखेगा कि इस पार्ट में भी हम लोग ये जो मेजर पोर्शन था, थर्ड वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब ये हम लोग बीच में कुछ कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि हम लोग अभी पढ़े, अलॉय के बारे में, ओर के बारे में, डिफरेंसेस क्या हैं वो पढ़ा। लास्ट अभी पार्ट है हम लोग का यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके क्या क्या वेरियस यूजेस हैं उसके बारे में लास्ट पार्ट जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बुक में भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है, नॉन मेटल्स के यूजेस, मेटल्स के बहुत सारे यूजेस, और कुछ कुछ आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। मेटल्स, शाइनी मेटल्स सच एज कॉपर, silver and gold are often used for decorative items, jewelry and coins। शाइनी मेटल क्योंकि लस्ट्रस होता है, शाइन होता है इनमें बहुत ज्यादा, इसीलिए इनको अलग अलग पर्पस जैसे कि डेकोरेटिव पीसेस बनाने में यूज किया जाता है, या ज्वेलरी या कॉइन्स बनाने में, कॉपर के कॉइन्स बनते हैं, ठीक है, तो इन सबको बनाने में यूज किया जाता है। सिल्वर का कॉइन आता है दिवाली के टाइम में, याद है, तो वो सब जो हो गया ये आपके मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मेटल्स सच एज आयरन एंड मेटल अलॉयज। आयरन और मेटल के अलॉयज जो भी पीछे देखा था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए जैसे कि स्टेनलेस स्टील आई यूज टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स जैसे शिप, व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स, ट्रेन्स एंड ट्रक्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनाने में अलॉयज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे मेटल्स का इसमें यूज किया जाता है। लास्ट, सम मेटल्स हैव स्पेसिफिक क्वालिटीज, कुछ ऐसे ऐसे क्वालिटीज होंगे, स्पेशल क्वालिटीज होंगे किन्हीं मेटल्स के पास जो बाकी के पास नहीं होंगे, पर उस एक स्पेशल मेटल होगा उसके पास वो एक स्पेशल क्वालिटी देखने को मिलेगा, तो उसको कैसे हम लोग ट्रैप करते हैं, दैट डिक्टेट देयर यूज। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज अ गुड चॉइस फॉर वायरिंग बिकॉज इट इज पर्टिकुलरली गुड एट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इसीलिए उसको वायरिंग के पर्पसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टंगस्टन, टंगस्टन किसको कहते हैं? जो बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, यूज फॉर फिलामेंट ऑफ लाइटिंग बल्ब्स। जो वाइट बल्ब होते हैं उनमें लाइटिंग बल्ब्स में यूज किया जाता है, बिकॉज इट ग्लोज वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट था, इसीलिए वो कितना भी गर्म हो जाता है वो जल्दी मतलब पिघलता नहीं है। इसलिए टंगस्टन का यूज हम लोग ये देखते हैं कि बल्ब एंड ऑल में किया जाता है। ठीक है, ये सम यूजेस हैं आपके मेटल्स के, ऐसे बहुत से यूजेस आपके बुक मेंशन है, और भी आपको यूज पता भी होंगे, मिलते भी हैं। नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन एक गैस है जो कि बहुत ही एसेंशियल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या हम लोग ब्रीथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेडिकल पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ साथ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंबशन है। कैन कंबशन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन? नो। तो ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन एज वेल। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का पिक्चर दिखाया था नॉन मेटल्स में, येलो येलो वाला। सल्फर इज वैल्यूड फॉर इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज। मेडिकल प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ही मेडिसिनल यूजेस में ये काम आता है। एंड एज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मेनी केमिकल सोल्यूशंस, बहुत सारे केमिकल सोल्यूशंस में भी सल्फर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इंडस्ट्रियल यूज इन बैटरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी में यूज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए सल्फर। वो जो ड्राई सेल के बारे में पढ़ते हैं, ड्राई सेल यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है एक इलेक्ट्रोड होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, बीच में पूरा यहाँ पे केमिकल फील्ड रहता है। तो केमिकल कौन सा होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो ड्राई सेल्स में यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्लोरीन इज पावरफुल। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। Next is chlorine. Chlorine is a powerful element for क्या हो रहा है ये? Chlorine is a powerful disinfectant. It is used for purify water and drinking and fill swimming pools. स्विमिंग पूल्स आप देखोगे बहुत एल्गी एंड ऑल जम जाता है, गंदगी हो जाती है, ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जगह पे हम लोग क्लीनिंग वाटर के पर्पस में देखते हैं, पानी को क्लीन करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। बहुत बड़े अमाउंट में लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको स्विमिंग पूल्स में से पुट इन किया जाता है, तब जाकर के वो पूरा किल कर देता है सारे बैक्टीरिया को, सारे जो भी इम्प्यूरिटीज होते हैं वो किल कर देता है, और उसको फिर फिट फॉर यूज एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस, फिट फॉर स्विमिंग बना देगा, तो वो पानी क्लीन हो जाता है। ओके, इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीटली ही फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज थे हम लोग सब देख लिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या हम लोग देखे थे? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका था इंट्रोडक्शन में हम लोग प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, मिनरल्स, ओर्स, मेटलर्जी के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद क्या है वो हम लोग डेफिनेशंस देखे थे, कैसे था कैसे नहीं। फिर उसके बाद मिनरल्स क्या है, और क्या होता है, मेटलर्जी के प्रोसेस क्या है, लास्ट फिर एग्जाम्पल्स थे मेटलर्जी के, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है मेटलर्जी में वो बताया था। ठीक है, फिर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो देख के पता चलते हैं। ठीक है, इसमें मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगभग 10 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं आपके। उसके बाद ये 10 प्रॉपर्टीज हैं। फिर नॉन मेटल्स के बारे में आए, यही देखो सल्फर। ओके, नॉन मेटल्स के बारे में आए, इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़े। इसमें भी आपको 10 प्रॉपर्टीज देखने को मिले थे नॉन मेटल्स के। कंपेरेटिव स्टडी बहुत ही ईजी हो जाएगा इससे। मेटलॉइड्स क्या हैं वो पढ़ा, कि जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे वो मेटलॉइड्स हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिर बारी बारी से देखा कैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे वाटर के साथ करेगा, कैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो देखा। फिर एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं, रिएक्शन कैसे होगा, होते क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या है वो भी पढ़े। ठीक है, फिर रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस देखा कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या इक्वेशंस बनते हैं, वो वाटर के साथ का रिएक्शन भी देखा, और उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीखा। फिर
रिएक्टिविटी, मेटल के रिएक्टिविटी क्या है वो देखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो देखा, नोबल गैसेस क्या है वो देखा, और उसको भी एग्जाम्पल्स के साथ देखा सीखे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो सब हम लोग अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़े कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स में देखने को मिलते हैं। ये भी आपके 3 हैं यहाँ पे। फिर डिफरेंसेस देखें, कितने डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 + 4 8 डिफरेंसेस हैं। आपको और भी डिफरेंसेस चाहो तो आप उसको और भी अच्छे से इलैबोरेट करके लिख सकते हो। अलॉय क्या है वो पढ़े, और इम्पॉर्टेंट ये है अलॉय और ओर के बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा, और यूजेस पढ़े मेटल्स और नॉन मेटल्स। इतना ही पार्ट है आपके चैप्टर में। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस chapter. I think you guys have no doubt about the chapter. If any, you can put it in the comment section and I'll make sure that I try to answer all of the questions. Okay, thank you so much and have a nice day.